हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे जो कि है मनी एंड क्रेडिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मनी? मनी क्या होता है? मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ और नहीं, वो एक्सचेंज करने का माध्यम है जो कि विश्वीय स्तर पे एक्सेप्ट किया गया है, मतलब कि वर्ल्ड के स्तर पे एक्सेप्ट किया जाता है हर जगह, हर देश में। इट फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन एंड रिप्लेस द बार्टर सिस्टम। ये जो है हमारे ट्रांजेक्शन को सरल बनाता है। जब ये मनी आया तो ये बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर देता है, जो कि मैं आगे बताऊंगी क्या होता है बार्टर सिस्टम। तो इसका एग्जांपल जो कि है रुपीज़ है, डॉलर जो कि यूएसए में चलता है, और कॉइन्स हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, ये सब हमारे मनी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। किसी गुड्स को खरीदना हो तो हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, तो वो एक्सचेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नाउ देखो, वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। क्यों जो हमारा ट्रांजेक्शन है, जो हमारा लेन देन है, वो मनी में ही होता है और किसी चीज़ में क्यों नहीं होता। तो आज हम देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है। It is because money can easily exchange in any commodities or services. Thus, everyone prefer to receive payment in money and also exchange money for the thing that they want. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called as a medium of exchange. मतलब ये कह रहा है मनी जो है वो आसानी से एक्सचेंज हो जाता है किसी सर्विस या कमोडिटी या कोई सामान या वस्तु के बदले, या कोई सर्विस तुम लिए उसके बदले ये आसानी से चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे को लेन देन हो जाता है। इसीलिए ये जो है सभी जो है प्रेफर करते हैं कि वो मनी में ही पेमेंट हो, ताकि जो मनी होता है वो आसानी से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो लेगा मनी वो भी अपनी सुविधा के लिए आसानी से एक्सचेंज कर लेगा। तो इसलिए मनी जो है वो हमें प्रेफर किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जिसे, क्योंकि अगर और कोई सामान अगर हम लेते हैं एज एक्सचेंज तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो अभी तुम आगे एग्जाम्पल में देखोगे कैसे। और जो मनी जो होता है वो इसलिए दोनों के बीच में वर्क करता है, मतलब जो लेना चाहता है उसके और जो देना चाहता है उसके बीच में इंटरमीडिएट वर्क करता है, या तो समझ लो एक मीडिएटर वर्क करता है कि दोनों का अपने मन का काम करना है, किसी को लेना है किसी को देना है, तो उसको एज ए एक्सचेंज ये वर्क करता है दोनों के बीच में। तो एग्जाम्पल देखो, एक शू मैन्युफैक्चर है जो कि चाहता है वीट खरीदना, और वो जो है अपने शूज़ को बेचना चाहता है। तो सो दिस ही फर्स्ट सेल हिज शू एंड अर्न मनी देन बाय वीट फ्रॉम दैट मनी। तो वो पहले अपने शूज़ को बेचेगा और इससे जो पैसा मिलेगा देन उससे वो वीट खरीद सकता है। ये कितना इजी प्रोसेस है। वहीं अगर तुम सोचो कि वो शूज़ के बदले वीट ले, कैसा लगेगा तुम्हें। सोचो कि उसको शूज़ चाहिए नहीं वीट वालों को, लेकिन तुमको उसको शूज़ देना ही पड़ेगा क्योंकि तुमको वहाँ से वीट चाहिए। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, मतलब कैसा अजीब सा लगेगा उसको कि उसको चाहिए नहीं तब भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो चाहिए उसका सामान लेकिन उसको तो नहीं चाहिए वीट। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए मनी का आविष्कार हुआ। इसलिए मनी एज अ ट्रांजेक्शन मीडियम की तरह, ताकि हम लोग आसानी से लेन देन कर सके, अपना जो चीज एक्सचेंज जो है वो आराम से कर सके। इसलिए मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया। नाउ देखो, इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम देखते हैं। तो बार्टर सिस्टम जो है वो क्या होता है? गुड एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि शू मैन्युफैक्चर ने अगर वो सोचा कि शू के बदले वो वीट ले ले तो कितना डिफिकल्ट होता है, वही सेम वही होता है बार्टर सिस्टम, कि सामान के बदले एक सामान लेना। इट इज एसेंशियल फीचर इज डबल कोइंसिडेंस, मीन्स व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एक्जैक्टली व्हाट द अदर विश टू बाय। इसमें एक को कंडीशन भी कभी कभी लग जाता है जिसको डबल कोइंसिडेंस कहते हैं, जिसमें मतलब पीपल जो है दोनों पीपल का चाहत रहता है, एक को खरीदने का एक को बेचने का, सेम चीज़। तो ऐसा कोइंसिडेंस जो बनता है तो हम उसको डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। और ये एकदम सेम टू सेम बार्टर सिस्टम की तरह होता है, इसलिए इसको बार्टर सिस्टम कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि बिकॉज इसमें भी मनी का यूज़ नहीं हो रहा है, सामान के बदले सामान दे रहा है। लेकिन इसमें प्रेफर कंडीशन ये है कि इसमें बस दोनों का चाहत रहना चाहिए लेन देन करने का, तब ये होगा। तो इसलिए इसको डबल कोइंसिडेंस कहा गया, और जिसमें बस सामानों का लेन देन जो करना है वो बार्टर सिस्टम में आ गया। और इसका एग्जांपल देख सकते हो कि पहले के पीरियड में लोग अपने जो एक्सचेंज करते थे वो कैटल्स को करते थे। ग्रेन्स मतलब अनाज, मतलब अनाज के बदले कोई सामान लेना हो तो अनाज दे के वो लोग कोई सामान ले लेते थे, अपने पशु को दे के कोई सामान ले लेते थे। तो वो उस समय एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता था जब मनी नहीं था।
ठीक, बहुत पुराने ज़माने में। नाउ अ कमोडिटी मनी मतलब यूज़ ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब अब आगे फिर देखोगे जनरेशन जैसे डेवलप हुआ, जैसे जैसे एवोल्यूशन आया हमारा, तो उसके साथ साथ मनी का भी एवोल्यूशन हुआ आया, जिसकी वजह से जो हम मनी देखने लगे वो गोल्ड और सिल्वर्स के देखने लगे। एज ए तुम देख सकते हो कि राजा लोग के ज़माने में वहाँ उस समय गोल्ड और सिल्वर के सिक्के चलते थे, जो एकदम प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर के रहते थे, तो एज अ मनी वो भी चलते थे तब उस समय। और कैटल एक्सचेंज का या ग्रेन्स एक्सचेंज का उतना नहीं था प्रभाव, उस समय एज अ मनी यूज होता था गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। फिर जब इवोल्यूशन हुआ नेक्स्ट हमारा आया पेपर मनी, जो कि हम लोग प्रेजेंट मैनर में भी यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन टू करेंसी नोट, करेंसी नोट आ गया जिसको नॉर्मल सब लोग जानते हैं यूज होता है। प्लास्टिक मनी, और प्लास्टिक मनी क्या होता है ये इंटरेस्टिंग है। रेफर्स टू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, जो हम लोग का एटीएम कार्ड्स होता है या फिर डेबिट कार्ड होता है, वो हम उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है और एज अ मनी हम यूज़ करते हैं। कहीं भी जाना रहता है एटीएम कार्ड से हम लोग निकाल कर पैसा अपना जमा कर लेते हैं, तो एज उसको इसलिए वो प्लास्टिक मनी कहा जाता है। एंड मॉडर्न मनी क्या होता है? डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड बैंक डिपॉजिट, हम अपने बैंक में जो पैसे रखते हैं उसको हम बैंक के थ्रू एक दूसरे बैंक में तीसरे बैंक में ऐसे चेंज करते रहते हैं, वो भी तो एक मनी है। जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं किसी सामान के बदले ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं, तो वो भी एक एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन उसका नाम जो है हम लोग मॉडर्न मनी रखें क्योंकि वो मॉडर्न जमाने का है, वो पहले तो था नहीं। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में देखो क्या क्या है। फर्स्ट है करेंसी, नोट्स और कॉइन्स। मतलब करेंसी जो हमारा होता है, इंडियन करेंसी जो होता है आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज ऑथराइज। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इसको इशू किया जाता है, जो कि ऑथराइज होता है, मतलब लीगल होता है, कोई इसको नकार नहीं सकता, ये लीगल है। नो अदर ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू दिस, मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस नोट को, करेंसी को इशू भी नहीं कर सकता। इंडियन करेंसी बस एक और वन ओनली ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इशू किया जाता है, वो है आरबीआई। नो वन कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। अगर हम कोई पेमेंट रुपीज़ में करेंगे तो वो लीगली कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि तुमने पेमेंट नहीं किया है, वो हमारा ऑथराइज्ड पेमेंट होगा क्योंकि इंडियन करेंसी में वो हुआ है, तो उसको कोई जो है रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब नाउ बैंक डिपॉजिट, सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। देखो बैंक में जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो वो सेविंग, कभी कभी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी होता है। दो तरह का डिपॉजिट होता है। पेमेंट्स, पीपल अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड ऑन डिमांड इट कैन बी विदड्रॉन, सो इट्स कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। मतलब जो पर्सन रहते हैं, जो भी हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उन सब पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। बैंक वाले हम लोग को ब्याज देते हैं जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं उस पर। तो अगर हम चाहें तो हम उसे पैसे को जो हम अपने बैंक में रखे हैं उसको निकाल भी सकते हैं, इसलिए हम उसको डिमांड डिपॉजिट करते हैं। मतलब जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं उसको, वो इसमें बैंक को ना कोई दिक्कत होगी ना किसी और को, ठीक। तो इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। नाउ चेक, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे अमाउंट फ्रॉम पेयर अकाउंट्स टू अदर इन 2 days। मतलब चेक जो होता है एक पेपर रहता है, स्लिप रहता है, पेपर स्लिप, जिसमें हम लोग जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बैंक को ये ऑर्डर देते हैं कि तुम इतना अमाउंट हमारे बैंक से अनदर पर्सन के बैंक में ट्रांसफ़र कर दो इन कपल ऑफ डेज, मतलब 2 दिन के अंदर ही अंदर। जिसके नाम का चेक रहता है तो उस पर्सन के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं जो पेयर रहता है उसके अकाउंट से, इसलिए चेक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये भी यूज़ हो रहा है। नाउ डिजिटल मनी, डिजिटल मनी तो मैंने बताया, यूपीआई हो गया, डेबिट है, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, तो जो बच्चे तो ये सब अच्छे से जानते हैं। यूपीआई हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, जो मोबाइल से बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग हो गया, ये सब जो है डिजिटल मनी है। रोल ऑफ बैंकिंग, अब देखो रोल ऑफ बैंकिंग क्या है। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स, बैंक जो है डिपॉजिट करता है हमारे पैसों को और लोन प्रोवाइड करता है जिसको ज़रूरत होती है। दे फैसिलिटेट मनी ट्रांजेक्शन, ये जो है मनी ट्रांजेक्शन को भी फैसिलिटेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह से अपने बैंक अकाउंट से हम लोग पैसे भेज सकते हैं, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन की, ठीक है। हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल, मतलब ये हमारी इकोनॉमी को भी ग्रोथ प्रोवाइड करता है, मतलब समझ लो ये लोन प्रोवाइड करता है बिजनेसेस के लिए या जिसको ज़रूरत हो उसको, जिससे कि वो अपना कारोबार या काम अच्छे से कर सके, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो ये इसमें भी मदद करता है। ना इसका फोर्थ रोल क्या है,
Bank mediate between depositors and borrowers and charge higher interest on loans and pay less to deposit, and difference between these is the main source of their income. मतलब बैंक जो है वो मीडिएट रहता है डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में, मतलब ये मीडिएटर की तरह वर्क करता है दो व्यक्तियों के बीच में, जो कि एक डिपॉजिटर है और एक बोरोवर है। उन दोनों के बीच में ये मीडिएटर की तरह वर्क करता है और चार्ज करता है हाई इंटरेस्ट। जो लोन लेता है उससे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो लोन देता है उसको कम पे करता है इंटरेस्ट, डिपॉजिट करता है उसके, मतलब कम इंटरेस्ट उसके पैसे पे डिपॉजिट करता है। जो बीच में उसका डिफरेंस आया मनी का, वो जो है वो मेन इनकम है बैंक का। मतलब समझ लो, तो मैं बैंक में जैसे मान लो 500 रुपया तुमने जमा किया अपने बैंक में, ठीक, वो मान लो इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा महीने के हिसाब से, एज एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे 50 रुपीज़ तुम्हारा आ रहा है एज इंटरेस्ट। ये तुम्हारा इंटरेस्ट तुमको पे कर रहा है बैंक, और उधर जो लोन जिसको दे रहा है बैंक ना, उसको लोन मानो दिया 5,000 का लोन किसी को दिया ना, तो उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो ज़्यादा हाई चार्ज करेगा। मतलब समझ लो कि उससे इंटरेस्ट के बदले वो ले सकता है 1,000 मनी ऐसे, तो इंटरेस्ट हाई चार्ज कर सकता है। तो इससे जो डिफरेंस आया कि तुमको वो दे रहा है ये तुम्हारा 50 रुपये और उससे चार्ज करता है 1,000 रुपये, जो डिफरेंस आया मनी का देख रहे हो कितना, तो वो जो है सारा बैंक का इनकम रहता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो। नाउ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटीज़ क्या होता है बैंक का? बैंक जो होता है यूज़ मेजर पोर्शन डिपॉजिट टू गिव लोन। बैंक जो है डिपॉजिट का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है लोन देने में खर्च करता है। मतलब हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं वो मनी, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन उसका वो लोन देने में यूज़ करता है। दे कीप अ फ्रैक्शन 15% ऑफ डिपॉजिट एज अ कैश टू गिव पीपल हु कम टू विड्रॉ मनी ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब ये 15% कैश जो है अपने निकाल के रखता है हम लोग के डिपॉजिट में से, जिससे वो उन लोगों को दे सके जो उस दिन आए रहते हैं बैंक में लेने के लिए, पैसा विड्रॉ करने के लिए अपने डिपॉजिट में से। ऐसे वो देता रहता है, एक दिन निकालता है और दूसरों को देता है। 15% वो अपने मतलब निकाल के डेली रखे रहता है अपने पास कैश, एज अ कैश, ताकि वो दे सके जो विड्रॉ करने आए। ठीक है, बैंक में लोन्स आर प्रोवाइड टू बिजनेसेस, फार्मर्स एंड इंडिविजुअल फॉर वेरियस नीड्स। लोन्स जो है बहुत लोगों को दिया जाता है, वो बिजनेसेस को दिया जाता है ताकि उन लोगों का बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। फार्मर्स को दिया जाता है ताकि वो इनको सीड्स खरीद सकें और फर्टिलाइज़र खरीद सके या फिर इक्विपमेंट खरीद सके फार्मिंग का, तो सबके लिए उनको लोन दिया जाता है। एंड इंडिविजुअल फॉर वेरियस नीड्स, और आम जनता को भी इसका ज़रूरत पड़ती है कभी कभी लोन की, तो उनको भी देता है। ठीक, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब क्रेडिट का दो डिफरेंट सिचुएशन देखो। क्रेडिट मैंने बताया लोन को कहते हैं, ठीक। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या है? बेनिफिशियल क्रेडिट। इसमें जो है फ़ायदा होता है, बेनिफिशियल क्रेडिट, इसमें फ़ायदा हो जिस लोन में। फार्मर टेक्स ए लोन, बाय सीड, अर्न प्रॉफिट एंड रिपे द लोन। मतलब फार्मर जो है लोन लिया मानो बैंक से, ठीक है, वो अपना सीड बाय किया, फसल लगाया और उसका फसल अच्छे से उग गया, तो वो प्रॉफिट अर्न किया, तो उसे वो रिपे कर दिया लोन को। ठीक, उसका कर्जा भी हट गया, उसका काम भी हो गया। ठीक, लेकिन अब दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन क्या होता है? डेब्ट ट्रैप। मतलब ट्रैप मतलब बंदिश, डेब्ट मतलब होता है ब्याज या उधार। और पर्सन टेक्स ए लोन बट कैन नॉट रिपे ड्यू टू लॉसेस लीडिंग टू मोर बोरिंग। मतलब पर्सन जो कि लोन लिया है ना, वो लेकिन रिपे नहीं कर पाया, वापस पैसा उसको लोन का भर नहीं पाया जिससे वो लिया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर और उधार बढ़ते जा रहा है। तो वो ऐसे उधार बढ़ता रहेगा तो उसका सारा इनकम उस उधार में ही चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस उठाने पड़ता है। इसीलिए इसको डेब्ट ट्रैप करते हैं। मतलब ये जाल में फंस जाते हैं लोग, एक बार लेंगे नहीं दे पाएंगे, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, पूरे जाल में फंस जाएंगे। मतलब उनका सारा इनकम इसी में पूरा ऐसे चला जाएगा तो उधार में ही, इसलिए डेब्ट ट्रैप करते हैं। ये दूसरा नेगेटिव सिचुएशन है, और ऊपर वाला जो मैंने बताया वो पॉजिटिव सिचुएशन थी। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखते हैं क्या है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या हम लोग को टर्म्स कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, तभी वो कोई इंसान क्रेडिट ले सकता है या लोन ले सकता है। तो पहला क्या है? इंटरेस्ट रेट जो है इसमें टर्म्स में पहला इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट पे वो लोन पेमेंट रिपेमेंट करेगा, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर बोरोइंग, मतलब ये सब पहले से डिसाइड रहता है। मतलब ये टर्म्स कंडीशन है तो ये सब लोन लेने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। इंटरेस्ट रेट जो कि है एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर बोरोइंग, मतलब कोई जो उधार ले रहा है वो अगर वो ज़्यादा देर करेगा तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उसका रिपेमेंट का,
तो वो हो गया इंटरेस्ट रेट। और सेकंड हो गया कलेक्ट्रेट, एज असेस्ड प्लेस एज सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, बैंक डिपॉजिट ऑफ borrowers and uses this as a guarantee to lender until loan is repaid। मतलब कलेक्ट्रेट क्या होता है? कलेक्ट्रेट जो होता है, कोई संपत्ति हो सकती है, कोई सामान हो सकता है, कोई कैटल हो सकती है जो कि बोरोवर की हो, और वो जो है जिससे वो लोन ले रहा है, जैसे जिससे वो लोन लेना चाहता है उसको वो एज अ गारंटी के तौर पे उसको देगा, और वो सामान उस जो लोन देने वाले लैंडिंग पर्सन के पास तब तक रहेगा जब तक कि वो लोन वापस रिपे नहीं कर देता, तो उसको कलेक्ट्रेट कहते हैं। ये कई बार ये डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, अगर मतलब फॉर्मल जगह से वो लोन लेगा तो डॉक्यूमेंट्स एज यूज़ किया जाता है। अगर इनफॉर्मल सोर्सेस रहेगा तुम्हारे लोन लेने का, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, आगे बताऊंगी, तो उसमें जो है जो इनफॉर्मल सोर्सेज में वो सब में, जैसे मान लो इनफॉर्मल सोर्सेज क्या समझ लो, ऐसे कि तुम अपने रिलेशन में किसी से पैसा उधार ले लियो, तो उसके बदले उसको कुछ दे दो अपना सामान रखने के लिए कि हाँ अभी तुम ये रखे रहो, जब मैं तुम्हें लोन वापस रिपे कर दूंगा तो मैं तुमसे ये ले लूँगा। तो ऐसे वो कलेक्ट्रेट उसके पास वो रहेगा, ठीक, और जब तुम रिपे कर दोगे तो वापस तुम अपना ले सकते हो, ठीक। तो वही लिखा है इसमें, असेस प्लेस एज ए सिक्योरिटी के तौर पे उसको सामान दिए रहते हैं हम लोग, जिससे हमें लोन लेना रहता है। इसके एग्जांपल में हम लोग देखो क्या क्या एग्जांपल है। कलेक्टर का लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, लाइफ स्टॉक कैटल जो मैंने बताया, बैंक डिपॉजिट हो सकता है, और तुम अपना कुछ भी कीमती सामान हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो भी एज अ कलेक्टर यूज़ कर सकते हो। अब देखो नाउ डॉक्यूमेंटेशन। देखो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि रिक्वायर्ड रहती है लोन में, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर में इसका यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन का। नॉर्मल जो इनफॉर्मल रहता है, मतलब कोई जान पहचान वालों से अगर तुम लोन लोगे तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता, वो लोग ऐसे ही लोन दे देते हैं, ठीक। मोड्स ऑफ रीपेमेंट। अब ये मोड्स ऑफ रीपेमेंट तो देखो क्या होता है, ये होता है कि किस मोड में तुम पैसा वापस दोगे उनको। डायरेक्ट जितना ली हो उतना तुरंत दोगे कुछ दिन बाद, कि इंस्टॉलमेंट में दोगे। मतलब इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त होता है, मतलब थोड़े थोड़े पैसे कुछ कुछ समय में तुम प्रोवाइड करते रहोगे जिससे तुम लोन लिए हो, उसको इंस्टॉलमेंट कहेंगे। या लमसम मतलब कि बड़ी मात्रा में जितना अमाउंट तुम लिए हो उतना तुरंत वापस करो उनको कुछ दिन बाद, उसको हम कहेंगे लमसम अमाउंट या बड़ा अमाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट जितना तुम लिए हो से उसको कुछ दिन बाद उनको वापस करो उतना एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है देखते हैं हम। फॉर्मल सोर्स में क्या होता है, बैंक होता है, कोऑपरेटिव होता है। बैंक्स तो नॉर्मली जानते हो, अभी मैंने बताया बैंक का सारा रूल, कैसे कैसे वो लोग लोन देते हैं ये वो। तो बैंक्स हो गए, ये फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। कोऑपरेटिव देखो ये नया है, देखो क्या होता है। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, लोअर इंटरेस्ट रेट इन रूरल एरिया, टेक्स large loans from banks and they have several members farmers and accept deposit from members as a collectorate and give them loans for agriculture purpose। कॉपरेटिव्स जो है, पहले समझ लो कॉपरेटिव होता क्या है। तो कॉपरेटिव जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूरल एरिया में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे बैंक्स नहीं होते वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ये भी आरबीआई के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, जैसे कि बाकी बैंक्स किए जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि रेट्स इन रूरल एरिया टेक्स लार्जर लोन फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से ये लो इंटरेस्ट रेट पे ये बड़ा सा लोन ले लेता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लोन लेता है बैंक से ही। देन दे सेवरल मेंबर, जिसके मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव के मेंबर्स होते हैं जो कि फार्मर होते हैं, वो करते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड इज अ कलेक्टरेट। और वो क्या करते हैं, मतलब पूरा काम मैं ऐसे समझा देती हूँ हिंदी में। देखो कोऑपरेटिव जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि रूरल एरिया में प्रेजेंट रहता है, जो कि लोन प्रोवाइड करता है ना। तो ये भी आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। और ये कहाँ होता है, जहाँ पे बैंक नहीं होता। जिस रूरल एरिया में बैंक नहीं प्रेजेंट रहता वहाँ पे कोऑपरेटिव्स रहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के इसके मेंबर फार्मर होते हैं, और ये सब मिल के जो है वो एक बड़ा लोन लेते हैं बैंक से, जो कि दूसरे एरिया में या तो शहर में है, वहाँ से जाके ये लोग बड़ा सा लोन लेते हैं जो कि लो इंटरेस्ट रेट में होगा, बड़ा अमाउंट का लोन लेते हैं। देन आफ्टर वो लोग आके जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो लोन प्रोवाइड करना रहता है उनके यूज़ के लिए,
तो उसको लोन प्रोवाइड करते हैं ना, लेकिन उनको जो कलेक्ट्रेट चाहिए, मतलब कोऑपरेटिव्स को जो कलेक्ट्रेट चाहिए वो डिपॉजिट होता है। मतलब जितने भी मेंबर रहेंगे उनका जो बैंक में डिपॉजिट होता है वो एज अ कलेक्ट्रेट वो अपने पास रखे रहते हैं। मानो अगर कोई नहीं रिपेमेंट कर पाया तो कलेक्ट्रेट उनके पास जमा रहता है, तो उससे अपना भुगतान कर देंगे जो लोन वो लोग बैंक से लिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी लोन रहता है, वो भी लिए रहते हैं बैंक से। अगर वो नहीं वापस करेंगे, वो लोग पहले फार्मर से लेंगे वापस पैसा, फिर वो जाके रिपेमेंट करेंगे बैंक को, तो बीच में मीडिएटर की तरह ये लोग वर्क करते हैं। तो ये अगर एज अ कलेक्ट्रेट ये लोग सबका डिपॉजिट रख लेते हैं, जितने भी मेंबर लोन लिए रहेंगे सबका बैंक डिपॉजिट कोऑपरेटिव्स के पास ही रहेगा। ठीक, और ये लोन किस लिए दिया जाता है? ताकि फार्मर्स अपना नीड्स को पूरा कर सके, जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है। ठीक, हाँ, ये कोऑपरेटिव के भी बहुत टाइप्स होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन भी कई कई प्रकार के होता है। जैसे फार्मर कोऑपरेटिव जो मैंने अभी बताया, फार्मर को लोन दिया जाता है। वीवर्स कोऑपरेटिव जिसमें बुनकर जो होते हैं, वीवर्स माने बुनकर, उनको लोन दिया जाता है, उनको जो बुनाई करनी रहती है वूल से, तो उन सब के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाता है कोऑपरेटिव के द्वारा, जो वीवर्स कोऑपरेटिव्स हो गए। इंडस्ट्रियल वर्कर को भी कोऑपरेटिव जो है वो लोन देते हैं, तो उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ये होते हैं मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए। और ज़्यादातर जो इनफॉर्मल में, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो ये लोग लोन लेते हैं वो मनी लेंडर और ट्रेडर्स के द्वारा लेते हैं। एज अ रूरल एरिया का बता रही हूँ, ट्रेडर्स लेते हैं जिन पे हाई इंटरेस्ट रेट रहता है, वो लोग बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं जिसको वो लोग लोन दिए रहते हैं। अब नाउ डू यू नो, क्या तुम जानते हो? बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड इन अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक ऑपरेट एज ए सेंट्रल बैंक। मतलब इंग्लैंड में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो एज ए सेंट्रल बैंक वर्क करता है, और अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक एज ए सेंट्रल बैंक वर्क करता है। और हमारे यहाँ तो सब जानते हैं आरबीआई है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि ऐसा सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है, जो सारा बैंक को मैनेज करता है, वो एक सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। वैसे इन दोनों जगह पे, इन दोनों कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है, जो मैंने बताया, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फेडरल रिजर्व बैंक। नाउ रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का रोल क्या होता है, रिजर्व बैंक का रोल क्या होता है, तो देखते हैं। रेगुलेट्स बैंकिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो आरबीआई होता है वो रेगुलेट करता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, मतलब बैंक को, बैंक में क्या काम हो रहा है, क्या वो लोग लोन दे रहे हैं, कैसे लोन दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज़ जो है रेगुलेट करता है, देखता है आरबीआई। फंक्शन एज अ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी फॉर फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स, और ये जो है सुपरवाइज करता है फॉर्मल सेक्टर के लोन को, ये सुपरवाइज करता है, कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता बैंक लोग से जिसको लोन दिया है, तो ये सारा सुपरवाइज करता रहता है अथॉरिटी की तरफ। कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय मैनेजिंग मनी सप्लाई, ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन जानते हो, ये वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है, वो मैं समझाती हूँ। देखो, इन्फ्लेशन होता है कि अचानक, मतलब कोई सामान है जिसका दाम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है दाम? इसलिए बढ़ जाता है कि जैसे मानो कि प्रोडक्ट है ना, कोई इंसान जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो ज़्यादा खरीद लेगा ना, बाकी जो बचा उतने में से बाकी सब जनता को खरीदना है, ठीक, तो अब उसके लिए वो सामान तो कम हो गया, अब लोग ज़्यादा हैं तो प्राइस बढ़ेगा, तो जो प्राइस इंक्रीज होता है उनको, उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब कि मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा भी ना आए ताकि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो पूरा ख़रीद ले, तो मार्केट का दाम बढ़ जाए, सामानों का दाम बढ़ जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, तो ऐसा भी वो नहीं करने देता। और इतना भी कम इकोनॉमी में पैसा ना रहे कि कोई सामान कोई ख़रीद ना पाए, एकदम दाम गिर जाए, ऐसा भी ये नहीं होने देता। मतलब ये मनी का कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि कितना ज़्यादा हमारे कंट्री में मनी रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए, मतलब कि एकदम कम भी नहीं रहना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी मनी हमारी इकोनॉमी में नहीं रहना चाहिए। ये दोनों को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो आराम से चल सके, उसमें इन्फ्लेशन जैसे चीज़ें या एकदम दाम गिर जाना वो भी ना हो, ठीक। इंश्योर फेयर एंड लैंडिंग प्रैक्टिसेस बाय गिविंग लोन स्मॉल कल्टिवेटर इंडस्ट्रीज बोरोवर्स, मतलब ये कहता है कि फेयर लोन मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, छोटे लोग जो हैं उनको भी आसानी से लोन मिले और कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो अच्छे से पे कर सके। ये भी रेगुलेट करता है कि एकदम ज़्यादा हाई लोन ना हो जाए, तो स्मॉल लोग को भी लोन दे, स्मॉल कल्टिवेटर को भी ये लोन दे बैंक, ये भी ये सुपरवाइज करता है। Periodically, bank have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest, मतलब बैंक को ये जो है periodically
एक समय अंतराल के बाद अपना जितना भी काम है वो जो करता है लोन देने का, चाहे जिसको वो लोन दे रहा है, कितने अमाउंट का दे रहा है, कब दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, वो सब मैनेज करता है। आरबीआई देखता है कि बैंक किसका कितना किसको दे रहा है। ठीक, ये सारा आरबीआई जो है इंफॉर्मेशन लेता रहता है बैंक, इंडिया के हर बैंक से वो इंफॉर्मेशन लेता रहता है पीरियडिकली, एक समय अंतराल के बाद। ठीक, और ये जो सिंबल देख रहे हो ये आरबीआई का मेन मोहर है जो लगा मिलता है लोग को ऑथराइज के तौर पे। ठीक, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब लोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी को डेवलप करने में। तो देखते हैं, क्रेडिट हेल्प करता है बिजनेसेस को एक्सपेंड करने में और बिजनेस बढ़ाने में। बिजनेसमैन को ये हेल्प करता है, अगर लोन मिलेगा तो अपना सारा सामान और ज़्यादा खरीदेगा, जिससे वो और ज़्यादा बेचेगा, जिससे उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इकोनॉमिक डेवलप करेगी। ठीक है, सपोर्ट फार्मर इन बाइंग सीड एंड इक्विपमेंट, मतलब ये फार्मर्स को सपोर्ट करता है, वो और ज़्यादा सीड्स खरीदे और ज़्यादा इक्विपमेंट खरीदे, जिससे उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े और कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े और जिससे इकोनॉमी हमारा डेवलप हो। ठीक, और जो है इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करता है। लोन अगर मिल जाएगा तो आसानी से किसी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो वो लोन लेके इन्वेस्ट कर सके और उसको अगर प्रॉफिट हो तो रीपे कर सकते। तो लोन्स का यही रोल होता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक, नाउ डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन, वो देखते हैं। पहला, फॉर फॉर्मल सेक्टर लोन्स देयर इज आरबीआई हु सुपरवाइज क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर बट इन इनफॉर्मल सेक्टर देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई होता है, वो सब देखता रहता है कि बैंक कितना किससे चार्ज कर रहा है, कितना दे रहा है, तो वो फॉर्मल है तो वो सारा सुपरवाइज करता है, कोई धोखाधड़ी बर्बर के साथ नहीं होने देता। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई नहीं रहता। मनी लेंडर जो होते हैं और ट्रेडर्स भी होते हैं वो अपने मन चाहे अमाउंट में ले सकते हैं इंटरेस्ट, इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वही ये बताना चाह रहा है, फर्स्ट पॉइंट। Now second, lenders can lend loans at whatever interest rate they want in informal sector, जो मैंने अभी बताया कि वो मन चाहे इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि बस इतने पे ही देना है उनको, वो अपने मन से चाहे जितना हाई कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट इनफॉर्मल सेक्टर पे। ठीक, नाउ दे यूज़ अनफेयर मीन्स, वो अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं पैसे लेने के लिए और एक्सप्लॉइट करते हैं अपने मनी को लेने के लिए। कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि जो मनी नहीं दे पाता उनका। ठीक है, अनफेयर तरीके मतलब लड़ाई झगड़े, कई बार मारपीट के जरिए वो अपना मनी वापस लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव टू पे हैवी प्राइस कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें लोन्स में चला जाता है। इसका मतलब वो फॉर्मल सेक्टर से बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं इनफॉर्मल में। मेन रीज़न ऑफ डेब्ट ट्रैप, इसी वजह से डेब्ट ट्रैप होता है। जो डेब्ट ट्रैप मैंने बताया था, ब्याज का जो बंदिश जो होता है, ट्रैप जो होता है, वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में ही देखने को मिलता है क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इसी वजह से। ठीक, नाउ डिफरेंसेस इन सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्या डिफरेंसेस आते हैं सोर्स में क्रेडिट के, लोन्स के सोर्सेस में कितना क्या डिफरेंस आते हैं वो देखते हैं। 85% ऑफ लोन्स टेक्ड बाय पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब 85% जो लोन्स है जो गरीब घरों में होता है जो कि शहर में रहते हैं, उनसे 85% लोन जो है वो लोग लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। एंड ऑफ कंपेयर विथ रिच अर्बन हाउस होल्ड, और वहीं शहर के रिच घरों से या रिच अर्बन हाउस होल्ड से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि वो लोग बस 10% लोन जो है इनफॉर्मल से लेते हैं, बाकी सब फॉर्मल रहता है उन लोग का। सिमिलरली पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज, मतलब ऐसा पैटर्न रूरल एरियाज में दिखता है। जो अमीर रहते हैं वो कम से कम इनफॉर्मल सेक्टर से लेने का सोचते हैं और जो गरीब रहते हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में से लेते हैं। तो ये डिफरेंस दिख रहा है। ये डिफरेंस क्या दिखाना चाह रहा है समझ रहे हो, मतलब कि माइंडसेट देखो, रिच जो होते हैं वो जानते हैं, उन लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो जानते हैं कि अगर हम फॉर्मल सेक्टर से लेंगे तो हमें उतना एक्सप्लॉइट नहीं होना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हाई पे नहीं करना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, वो जानते हैं ये सब होता है, तो वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, और बैंक जो होता है क्रेडिट जो देता है कई बार बहुत लो इंटरेस्ट पे देता है, तो उसमें ऐसे उन लोग का फ़ायदा होता है, वो लोग लोन्स भी लेते हैं, आराम से रिपे कर देते हैं। तो रिच लोग ज़्यादा, इसलिए रिच लोग जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फॉर्मल सेक्टर। और वहीं
पुअर जो होते हैं कई बार वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन लोग को नहीं पता रहता, उन लोग को इतना नॉलेज नहीं रहता कि क्यों फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए, ज़्यादातर इनफॉर्मल से नहीं लेना चाहिए। तो ये सब नॉलेज का कमाल है सारा, ठीक। इट इंडिकेट्स फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। मतलब ये दिखाता है कि फॉर्मल सेक्टर अभी तक आधे ही क्रेडिट लोन्स को दे पा रहा है, रूरल पीपल्स को आधे लोन को दे पा रहा है, सबको नहीं दे पा रहा है। सब ज़्यादातर इनफॉर्मल्स ले रहे हैं, फॉर्मल प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं। नीचे डायग्राम में भी तुम देख सकते हो कि देखो जो मैंने बताया 85% पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं वो लेते हैं इनफॉर्मल से, 50% ही फॉर्मल रहता है। और जिसके घर में कुछ एसेस्ट है, मतलब कि कुछ ज़मीन है, तो वो लोग 53% इनफॉर्मल, 47% फॉर्मल से वो लोग लेते हैं। वहीं देखो थोड़ा सा और अच्छे हुए, मतलब थोड़ा और रिच हुए, वेल ऑफ हो गए, तो वो लोग 28% होता है इनफॉर्मल हो जाता है, 72% फॉर्मल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा रिच हैं तो वो लोग 90% पूरा फॉर्मल उन लोगों का रहता है, 10% बस इनफॉर्मल रहता है, ठीक। ये डायग्राम में तुम देख सकते हो। देखो और सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। ये 2012 का एक ग्राफ ये बगल वाला दिखा रहा है, जिसमें रूरल हाउस होल्ड जो लोन लेते हैं उसमें वो कितना है। देखो गवर्नमेंट से वो लोग 1% लोन लेते हैं। अगर 1000 रुपये लोगों को लोन लेना है तो 1% गवर्नमेंट से हुआ, और कोऑपरेटिव से वो लोग 20% लेते हैं ज़्यादा, या तो अदर इंस्टीट्यूशन या एजेंसी से लेते हैं 5%, लैंड लॉर्ड से 1%, और मनी लेंडर्स देखो कितना ज़्यादा अमाउंट है 33, रिलेटिव से 8%, अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी से 2%। मतलब समझ रहे हो, कुल मिला के ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। नाउ रीजन्स वाई पुअर स्टिल डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और ये देखो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि वो लोग क्यों इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं पुअर हाउस होल्ड्स। तो देखो पहला रीजन है बिकॉज बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया। तो मैंने पहले बताया कि बैंक्स हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, तो कुछ जगह कोऑपरेटिव्स आ जाते हैं, वो लोग हेल्प कर देते हैं लोन लेने में। लेकिन जहाँ कोऑपरेटिव्स में नहीं है, बैंक में नहीं है, तो वो लोग कहाँ से लोन लें? वो लोग तब भी जाते हैं ऐसे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के पास, उन्हीं से लोन लेना पड़ता है उन लोग को, ठीक। नाउ सेकंड रीजन, टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर इज इजी। ये इजी होता है इसलिए क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं जानेगी, वो जान पहचान के होते हैं तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन एक्सप्लॉइट बाद में बहुत करते हैं अगर पैसे तुम वापस नहीं दे पाए तो, ठीक। थर्ड, एब्सेंस ऑफ कलेक्टरेट इज मेजर रीजन फॉर दिस। देखो कलेक्टरेट का एब्सेंस जरूर मेजर रीजन, मतलब जो जैसे खुद ही गरीब है, उसके पास कोई एसेट नहीं है कि तुम एज अ गारंटी के तौर पे वो दे सके, तो मतलब लेंडर्स को, तो इसीलिए वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उन लोग के पास कलेक्टर तो होता नहीं है, कोई ज़मीन ज़्यादा होता नहीं कि वो दे देंगे गारंटी के तौर पे उन लोग को। तो इसलिए मनी लेंडर्स लोग से ले लेते हैं, जान पहचान रहता है, कह देते हैं कि हाँ दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। हो सकता है अगर बाद में ना दे पाए वो लोग, तो वही वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कलेक्टरेट होता नहीं है कि वो लोग उसका ले लेंगे और उनको शांति मिल जाएगी, हाँ मेरे पास तो उसका ये सामान है, अगर वो नहीं भी दिया तो ये उसका पैसा ले लेगा, तो अपना निकाल लेगा कलेक्टर से। लेकिन उनके पास वो भी नहीं रहता, तो वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक। फोर्थ, मनी लेंडर गिव देम लोन्स बिकॉज दे नो देम पर्सनली एंड विदाउट कलेक्टर। देखो मैंने ये पूरा पॉइंट अभी जस्ट बताया है। नाउ एबल टू टेक न्यू लोन्स विदाउट रिपेइंग अर्लियर वन इफ नेसेसरी। मतलब वो लोग दोबारा नया लोन्स भी ले सकते हैं बिना पिछला वाला पे किए बिना। मतलब वो लोग मनी लेंडर्स के पास जो पुअर हाउस होल्ड है वो कई बार ऐसा करते हैं कि पुराना वाला पे नहीं करेंगे, लेकिन जाके नया ले लेंगे, और वो लोग दे भी देते हैं क्योंकि जान पहचान रहती है लोगों का, तो इसलिए इन लोग को ही ईजी पड़ता है। और बैंक में है जो ऑनलाइन लगाओ, डॉक्यूमेंटेशन करो, तब उन लोग को मिलेगा, और कुछ ना कुछ जमा करो एज अ कलेक्ट्रेट, ये सब उन लोग को नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए वो लोग ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर प्रेफर करते हैं पुअर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे बैंक है या हमारे गवर्नमेंट जो इतना सुविधा दे रही है कि कम इंटरेस्ट पे तुमको लोन दे रही है, तो उसी को प्रेफर करना चाहिए। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG क्या होता है? SHG ये होता है एक स्मॉल ग्रुप होता है जो माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे छोटे लोन देता है अपने मेंबर्स को। हेल्प वुमेन एंड रूरल पुअर इन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब ये मदद करता है वुमेन्स को और पुअर लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने में। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर, ये ख़त्म करता है डिपेंडेंसी मनी लेंडर से। जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं उसको डिपेंडेंसी को ये कम करता है। और देखो कुछ पॉइंट है इसके। SHG जो होता है वो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 15 to 20 members that meet and save regularly to provide micro credit to members who want with little interest। मतलब SHG जो होता है वो स्मॉल ग्रुप होता है जो कि 15 से 20 मेंबर्स का होता है,
जो कि रोज मिलते हैं और कुछ सेविंग करते रहते हैं वो लोग, और जिससे कि एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। वो लोग सारे मेंबर ऐसे कुछ ना कुछ सेविंग करते रहते हैं अपने पैसे में से, जिससे एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है और वो बड़ा अमाउंट यूज होता है लोन देने में अपने आसपास के मेंबर को, मतलब एक दूसरे को लोन देने में मदद करते हैं, ठीक, वो भी कम इंटरेस्ट पे। चलो जैसे कि 15-20 लोग का है, सब लोग कुछ ना कुछ 100-100 रुपये अगर सब लोग सेव किए, तो ऐसे 20 लोग का है, 100-100 रुपये सेव किए, ठीक, तो तुम्हारा 2000 हो गया, 2000 से उन लोग को मिल गया ना। और किसी को चाहिए मानो 50 रुपये 500 जितना भी चाहिए, तो वो अपने मेंबर्स को दे सकते हैं एट लिटिल इंटरेस्ट पे, ठीक। आफ्टर कलेक्टिंग सेविंग दे टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स ऑन द नेम ऑफ ग्रुप टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो सेविंग की है और जाके वो बैंक से एक लोन ले ले, बैंक से किसके नाम पे, ये ग्रुप के नाम पे लोन ले ले और अपना कोई नया काम स्टार्ट करे, कुछ अपना पैसा मिला के और कुछ लोन का पैसा मिला के वो अपना एक नया काम स्टार्ट करे, जिससे वो उनका प्रॉफिट हो सके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो और ये डिपेंडेंसी भी इनफॉर्मल सेक्टर से डिक्रीज हो, ठीक। ग्रुप रीजनेबल फॉर रिपेमेंट, और अगर कोई पैसा नहीं दे पाया, कोई एक मेंबर जो है ग्रुप में से पैसा नहीं दे पाया लोन्स का वापस, तो उसके लिए ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब सबको पैसा देना पड़ेगा, कोई एक मेंबर की वजह से सबको पैसा पूरा देना पड़ेगा लोन्स का। मोस्टली डिसीजन टेक बाय ग्रुप मेंबर, ज़्यादातर डिसीजन जो होता है ग्रुप में क्या लोन लेना है, कैसे लोन लेना है, वो सब ग्रुप मेंबर ही डिसाइड करते हैं। उसमें जो मेंबर्स रहते हैं जो कि ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस बैंक गिव लोन टू पुअर वुमेन विदाउट कलेक्टर, क्योंकि जो होता है इसमें क्या होता है, बैंक जो होता है बिना कलेक्ट्रेट के पुअर जो महिलाएं होती हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं, उनको लोन दे देता है। रेगुलर मीटिंग ऑफ SHG गिव प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अदर इशू, मतलब यहाँ पे रोज मिल रहे हैं ढेर सारे लोग, 15-20 लोग, तो इससे जो गांव का इशू रहता है या मोहल्ले का इशू रहता है वो लोग उसको भी डिस्कस कर सकते हैं साथ में बैठ के, कि कैसे उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाए। जो भी इनके गाँव में प्रॉब्लम होगी तो वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे SHG का जो मीटिंग होता है उसमें, ठीक। नाउ कंक्लूजन, क्या है कंक्लूजन, मनी सिंप्लीफाइज ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन, मनी जो होता है ट्रांजेक्शन और ट्रेड को सिंप्लीफाई कर देता है, आसान बना देता है ट्रेड को, ठीक है। बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट, बैंक जो होता है बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है लोन्स देने में। लोन्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, लोन्स का तुम जैसे यूज करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ बेनिफिशियल और हार्मफुल होगा, मतलब फॉर्मल वही बता रहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर वाला। फॉर्मल सेक्टर रहेगा तो बेनिफिशियल रहेगा, इनफॉर्मल रहेगा तो वो कई बार हार्मफुल भी हो जाता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर सेफर देन इनफॉर्मल, देखो मैंने अभी बताया फॉर्मल वाला सेफ रहता है इनफॉर्मल से। SHG जो होता है एम्पावर करता है रूरल कम्युनिटीज को, मतलब रूरल एरियाज के पीपल को ये एम्पावर करता है, उन लोग को एक आत्मसम्मान या कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि वो आगे बढ़ के अपना कुछ काम कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, ठीक, आत्मनिर्भर हो सके, ठीक, एम्पावर करता है उन लोग को। नाउ मनी एंड क्रेडिट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी और क्रेडिट जो होता है वो जरूरी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, दोनों पैसे भी जरूरी है, लोन भी जरूरी है। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम रेगुलेशन प्रॉपर करेंगे क्रेडिट का तो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं, मतलब कि अगर हम फॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करेंगे तो हम एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं जो क्रेडिट में होता है इनफॉर्मल सेक्टर के। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इंडिविजुअल मेक बेटर क्रेडिट डिसीजन, देखो अभी मैंने बीच में ही कहीं बताया था कि देखो नॉलेज का ही सब वो है कि जो पुअर हाउस होल्ड है वो क्यों इनफॉर्मल पे प्रेफर करते हैं रेदर देन फॉर्मल, वहीं जो रिच होते हैं जो कि जिनके पास नॉलेज रहता है वो ज़्यादातर फॉर्मल पे ही प्रेफर करते हैं। तो ये सब नॉलेज का होता है कि उन लोग को पता रहता है कि अगर हम फॉर्मल सेक्टर सोच करेंगे तो उनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना पड़ेगा, उनको बेनिफिशियल होगा, उनको कम इंटरेस्ट पे वो लोग आराम से रीपे कर सकते हैं, तो इससे बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए जो पढ़े लिखे रहते हैं वो लोग फॉर्मल सेक्टर ही प्रीफर करते हैं। तो हमारे जो नॉलेज, हमारी जो पढ़ाई है वो हम लोग को यही मदद करता है कि वो कोई बेटर डिसीजन ले पाए अपने लाइफ में, सूझबूझ के साथ सही कदम उठा पाए, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो तुम कोई डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाओगे। नाउ नेसेसरी फॉर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ पीपल फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर फॉर रूरल पीपल, मतलब बैंक और कोऑपरेटिव को ये नेसेसरी कर देना चाहिए कि जो इनफॉर्मल सेक्टर से पुअर लोग जो लोन लेते हैं वो एकदम कम कर दें, डिपेंडेंसी उनसे इनफॉर्मल सेक्टर से एकदम कम कर दें। और कैसे ये लोग कर सकते हैं बैंक और कोऑपरेटिव, ताकि लोन जो है आसानी से प्रोवाइड करके और कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करके,
जब आसानी से मिलने लगेगा, और जो मैंने प्रॉब्लम बताया था कि क्यों जो पुअर पीपल है वो इनफॉर्मल से लेते हैं, क्योंकि उन लोग को आसान नहीं लगता फॉर्मल। लेकिन वहीं अगर बैंक और कोऑपरेटिव जो है आसानी से लोन देने लगेगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाएगा, तो पुअर पीपल भी फॉर्मल पे प्रीफर करेंगे, फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेंगे। और ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देंगे तब तो और लेंगे, ठीक। आई होप you will understand all the concept of chapter 3rd. Bye. Thank you for watching.